वेलकम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी कि किस तरह से यह क्वेश्चन लिखा था हमने कि चिरसम्मत सांख्यिकी की असफलता तथा क्वांटम सांख्यिकी के मौलिक अभिगृहित लिखिए कि मतलब क्लासिकल फिजिक्स कहां फेल हो रही थी और उसके बाद हमने क्वांटम जो फिजिक्स यूज की है तो उसके लिए हमें नॉर्मल चीज क्या लेकर चलनी पड़ेगी, वो है उसकी मौलिक अवधारणा। तो क्लासिकल फिजिक्स कहां पर जाकर फेल हो गई थी, जब हम किसको समझा रहे थे, आदर्श कृष्णिका को, या फिर कहें कि कॉम्पटन इफेक्ट को, कॉम्पटन प्रभाव को, या फिर हम कहें थर्ड कौन सा, प्रकाश विद्युत प्रभाव ठीक है। इनमें से किसी को भी अगर हमें समझाना है तो वहां पर क्लासिकल जो फिजिक्स है वो फेल हो गई थी, वो कोई भी एक चीज को पूर्ण रूप में समझाने में असफल रही। ये तो दोनों क्वांटम थ्योरी के अनुसार ही समझाए जाते हैं, जबकि जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी को रेले जीन्स और वीन दोनों ने समझाया लेकिन पूर्ण रूप में नहीं समझाया। आधे वक्र को तो लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए तो समझा रहा था वीन का विकर्ण नियम, और दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए उसको समझा रहा था कौन, रेले जीन्स का नियम। इस तरह से उसको पूर्ण रूप में डिफाइन करने के लिए फिर बाद में आई क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी के लिए मैं फर्स्ट लेक्चर में जहां से क्वांटम स्टार्टिंग की थी उस दिन बता दिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि किसी भी पार्टिकल की हमें क्या करना है, व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है उसको। तो उसको व्याख्या करने के लिए हम यहाँ पर एक तरंग फलन लेते हैं साई आर टी, और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, साई स्टार आर टी, क्योंकि ये सम्मिश्र हो सकता है या फिर वास्तविक भी हो सकता है। जैसे कि कभी कभी जेड इक्वल टू जेड स्टार भी हो जाता है, तो इस तरह से कब होगा, जब वो रियल नंबर होगा, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स होगा तो साई और साई स्टार डिफरेंट आएंगे। साई और साई स्टार से मतलब क्या रहा, साई स्टार रहा x प्लस आयोटा बाई के रूप में, तो साई स्टार कितना हो जाएगा, x माइनस आयोटा बाई। इस तरह से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है उसका संयुग्मी, ठीक है। तो किसी भी कण की अगर हमें एक्सप्लेनेशन करनी है, व्याख्या करनी है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर एक तरंग फलन। ये तरंग फलन अपने पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखेगा। कैसे, उसको चेक करते हैं कि अगर पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको देख लेते हैं कि ये परिमित होना चाहिए, सतत होना चाहिए एवं एकलमानी होना चाहिए। परिमित, सतत, एकलमानी होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है इसमें कि जो साई है इसका अगर हम साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दें, यानी किस तरह से लिख सकते हैं, साई आर टी, साई स्टार आर टी, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रायिकता घनत्व को, कि किसी भी कण के पाए जाने की प्रायिकता एकांक आयतन में कितनी है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और संपूर्ण आयतन के लिए अगर हमें चाहिए तो साई आर टी, साई स्टार आर टी डी वी, संपूर्ण आयतन में अगर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, P, जो कि संपूर्ण आयतन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, और वो कितनी हो जाएगी 1, कि एक बॉक्स है उसके अंतर्गत पार्टिकल बैठा हुआ है, तो वो उसके लिए ब्रह्मांड की तरह व्यवहार करेगा। वो बॉक्स का इस तरह से एक बॉक्स है, उसके अंतर्गत कोई पार्टिकल बैठा हुआ है, तो इस पार्टिकल के इसके अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं तो ये पार्टिकल होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं पर भी हो सकता है, तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। अब जो क्वांटम फिजिक्स है मैंने तीनों में कंपेयर करवाया था, उसमें उसको दोबारा देख लेना एक बार। न्यूटोनिक मैकेनिक्स थी, फिर क्लासिकल थी, और उसके बाद आ रही थी क्वांटम, तीनों में कंपेयर करवाया था। तो यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, यानी कि भौतिक राशि होगी, उस भौतिक राशि को हम एक ऑपरेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको अपन बोल सकते हैं ए कैप। जैसे संवेग होगा तो उसको अपन पी कैप लिख देंगे, एनर्जी होगा तो उसको ई कैप लिख देंगे, इस तरह से ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा है ये। तो भौतिक राशि को हम ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर जो इसका प्रत्याशा मान है, कौन सा मान, प्रत्याशा मान, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं औसत मान। किसी भी भौतिक राशि का औसत मान है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कि ए कैप है, इसका औसत हम किस तरह से लेंगे, साई स्टार ए कैप साई डी टॉ या डीवी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपॉन में साई स्टार साई डीवी, इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, संपूर्ण उसकी प्रत्याशा मान को, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को, इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू को उसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा इस तरह से। और ये कब हो सकती है रिप्रेजेंट, जब आपको ऑपरेटर पता है, जैसे हमें संवेग से रिलेटेड उसकी प्रत्याशा मान निकालनी है, उसको यहां रख देंगे, लेकिन हमारे पास कौन होना चाहिए, साई होना चाहिए। अगर साई है
तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, प्रत्याशा मान। और मेनली हम यही काम करते हैं पूरी की पूरी क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग कि उसमें हम क्या निकालते हैं, एवरेज वैल्यू। इसके बाद है अगला पॉइंट, 6 पॉइंट है इसमें, जैसे कि कोई भी एक ऑपरेटर है एक है, इस पर हमने कोई भी फंक्शन को अप्लाई किया साई को और वो इस तरह से आ गया ए साई, ठीक है, ए साई। तो यहां पर जो साई है उसको बोलते हैं हम आइगन फलन, क्या बोलेंगे इसको, आइगन फलन। और ए जो है उसको बोलेंगे हम यहां पर आइगन मान, क्या बोलेंगे इसको, आइगन मान। फॉर एग्जांपल अपन बात कर सकते हैं कि d अपॉन डी एक्स ई की पावर में 2x, इस तरह से अगर हमने कोई फंक्शन ले लिया, ये तो किसका काम कर रहा है यहां पर, इसका ई कैप का, और e की पावर 2x क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। इसको अगर हमने इस पर अप्लाई किया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, e की पावर में 2x, तो e की पावर 2x तो यहाँ क्या कहलाएगा, आइगन फलन कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 2 आया है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर आइगन मान कहलाएगा, आइगन फलन। और ये वाला क्या कहलाएगा, 2 आइगन मान कहलाएगा। इस तरह से होगा। और इसके बाद जो कण के लिए संपूर्ण ऊर्जा होती है, कण के लिए जो संपूर्ण ऊर्जा होगी E इक्वल टू कितना होता है, p स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को नॉर्मली यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, v से। तो कितना हो गया, p स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस में v। अगर हम ऑपरेटर के रूप में लिखें तो इसको e कैप हो जाएगा, ये p ऑपरेटर हो जाएगा और ये v कैप हो जाएगा, इस तरह से, जिसको टोटल हम h कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो कण की कुल ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम h कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कितने के बराबर होगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसको नाम देते हैं, जो कि कण की संपूर्ण ऊर्जा को बताता है, कुल ऊर्जा को बताता है, हैमिल्टोनियन संकारक, ठीक है। इन पॉइंट्स के बारे में लिखना है, लिखें। हेडिंग डाल देना, चिटसम्मत सांख्यिकी की असफलता, चिटसम्मत सांख्यिकी की असफलता। फर्स्ट पॉइंट लिखना, चिटसम्मत सांख्यिकी के द्वारा, चिटसम्मत सांख्यिकी के द्वारा कृष्णिका के स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र को समझाया नहीं जा सकता। चिटसम्मत सांख्यिकी के द्वारा कृष्णिका के स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र को समझाया नहीं जा सकता। चिटसम्मत सांख्यिकी में वीन का विकर्ण नियम, चिटसम्मत सांख्यिकी में वीन का विकर्ण नियम केवल लघु तरंगदैर्ध्यों के लिए ही, चिटसम्मत सांख्यिकी में वीन का विकर्ण नियम केवल लघु तरंगदैर्ध्यों के लिए ही स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में सफल रहा। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में सफल रहा, जबकि रेले जीन्स का नियम, जबकि रेले जीन्स का नियम दीर्घ तरंगदैर्ध्यों के लिए, दीर्घ तरंगदैर्ध्यों के लिए स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में सफल रहा, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में सफल रहा। अर्थात किसी एक ही नियम के द्वारा संपूर्ण वक्र को समझाया नहीं जा सकता। अर्थात किसी एक ही नियम के द्वारा संपूर्ण वक्र को समझाया नहीं जा सकता। सेकंड पॉइंट लिखना, चिटसम्मत सांख्यिकी के द्वारा
सम्मत सांख्यिकी के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव इत्यादि की सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं की जा सकती। चिटसम्मत सांख्यिकी के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव इत्यादि की सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं की जा सकती। अतः चिटसम्मत सांख्यिकी की यही असफलता क्वांटम सांख्यिकी के विकास का कारण बनी। क्वांटम सांख्यिकी के विकास का कारण बनी। इसके बाद हेडिंग डाल देना क्वांटम सांख्यिकी के मौलिक अभिग्रह। जो क्वांटम सांख्यिकी है उसके लिए जो बेसिक ये लेकर चलना होगा उसको बोलेंगे मौलिक अभिग्रह। इसमें जो P है इससे रिप्रेजेंट कर देना, P को प्रायिकता घनत्व को P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टोटल करेंगे तो इसको लिख दिया हमने P इंटू dV, इस तरह से लिख देना इसको इक्वल 1 लिखना। इसमें आगे हेडिंग डालकर लिखना है क्वांटम सांख्यिकी में वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने क्वांटम सांख्यिकी में वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने कृष्णिका से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र को क्वांटम सांख्यिकी में वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने कृष्णिका से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने का प्रयास किया। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने का प्रयास किया जिसकी मौलिक अवधारणाएं निम्न हैं। जिसकी मौलिक अवधारणाएं निम्न हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखना क्वांटम सांख्यिकी में किसी भी कण की स्थिति को दर्शाने के लिए क्वांटम सांख्यिकी में किसी भी कण की स्थिति को दर्शाने के लिए एक तरंग फलन psi इक्वल टू psi RT परिभाषित किया जाता है। psi इक्वल टू psi R वेक्टर कॉमा T परिभाषित किया जाता है जो कि कण के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है। जो कि कण के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है। सेकंड पॉइंट लिखना तरंग फलन वास्तविक अथवा सम्मिश्र दोनों प्रकार का हो सकता है। तरंग फलन वास्तविक अथवा सम्मिश्र दोनों प्रकार का हो सकता है। वास्तविक अथवा सम्मिश्र, ठीक है, रियल या कॉम्प्लेक्स कैसा भी हो सकता है वो। थर्ड पॉइंट लिखना तरंग फलन परिमित, सतत एवं एकल मानी होना चाहिए। तरंग फलन परिमित, सतत एवं एकल मानी होना चाहिए। परमिट मतलब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। जो भी हम वक्र खींच रहे हैं वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। और एकल वैल्यू को मैंने ऐसे समझाया था कि जैसे कि अपन t के संगत साई का ग्राफ खींच रहे हैं तो इस तरह से नहीं आना चाहिए। किसी एक ही टाइम पर कण की पाई जाने की प्रायिकता यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी। एट ए टाइम एक कण दो जगह पर रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए वो एकल मानी होना चाहिए। इस तरह का फंक्शन उसके लिए नहीं आना चाहिए। तरंग फलन वास्तविक अथवा सम्मिश्र दोनों होना चाहिए। तीसरा पॉइंट था तरंग फलन परिमित, सतत एवं एकल मानी होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखना तरंग फलन psi R वेक्टर कॉमा T का सम्मिश्र संयोग में तरंग फलन psi R वेक्टर कॉमा T का सम्मिश्र संयोग में psi स्टार R कॉमा T, तरंग फलन psi R वेक्टर कॉमा T का सम्मिश्र संयोग में psi स्टार R वेक्टर कॉमा T या psi बार R वेक्टर कॉमा T psi बार R वेक्टर कॉमा T होता है। तथा इन दोनों का गुणनफल एकांक आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। तथा इन दोनों का गुणनफल एकांक आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है।
जिसे प्रायिकता घनत्व कहते हैं, जिसे प्रायिकता घनत्व कहते हैं। अर्थात P इक्वल टू साई आर वेक्टर कॉमा टी साई स्टार आर वेक्टर कॉमा टी, और इक्वल करके इस तरह से लिख देना, जब z इंटू जेड स्टार करते हो आप तो कितना आता है मोड ऑफ z का स्क्वायर। इसी तरह से साई इंटू साई स्टार को अपन कैसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ साई आर वेक्टर कॉमा टी के मोड का स्क्वायर, इस तरह से लिख देना, जो कि रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। फिफ्थ पॉइंट लिखना, संपूर्ण आकाश में अथवा आयतन में, संपूर्ण आकाश में अथवा आयतन में संपूर्ण आकाश में अथवा आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता 1 होती है। संपूर्ण आकाश में अथवा आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता 1 होती है। अर्थात साई साई स्टार dv इक्वल टू pdv इक्वल टू 1, और या इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ साई आर टी के मोड का स्क्वायर, इस तरह से इसको कि मोड ऑफ साई का स्क्वायर dv, इस तरह से लिख सकते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और वॉल्यूम इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट हो सकता है, तो वो लिमिट भी लगा सकते हो, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इस तरह से। इसके बाद 6 पॉइंट लिखना, किसी भौतिक राशि a को क्वांटम सांख्यिकी में, किसी भौतिक राशि a को क्वांटम सांख्यिकी में एक संकारक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी भौतिक राशि a को क्वांटम सांख्यिकी में एक संकारक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके लिए उस भौतिक राशि पर कैप लगा दिया जाता है, कैप लगा दिया जाता है। कैप का साइन बना देना, ए कैप जो लगा रहे हैं, कैप का साइन लगा दिया जाता है। अर्थात ए भौतिक राशि से संबंधित संकारक, कोई ए भौतिक राशि है उससे संबंधित संकारक ए कैप होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई संकारक ए कैप तरंग फलन साई पर निम्न प्रकार आरोपित होता है तो, यदि कोई संकारक ए कैप तरंग फलन साई पर निम्न प्रकार आरोपित होता है तो, अर्थात इस तरह से लिख देना, ए कैप साई इक्वल टू ए साई, जहां ए तो साई तो कहलाएगा आयगन फलन और ए कहलाएगा आयगन मान, इस तरह से लिख देना पूरा इसको। इक्वेशन नंबर या अगला पॉइंट 8 पॉइंट कर देना, किसी भौतिक राशि ए जिसका संकारक ए कैप हो, पूरा लिख देना उसको, वहां से एग्जांपल भी लिख देना। किसी भौतिक राशि ए जिसका संकारक ए कैप हो, उस भौतिक राशि का प्रत्याशा मान या औसत मान निम्न प्रकार से लिखा जाता है। उस भौतिक राशि का औसत मान या प्रत्याशा मान निम्न प्रकार से लिखा जाता है, इसको लिख देना, प्रत्याशा मान या औसत मान, इंग्लिश में लिख देना एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और वो कितनी होगी उसको लिख देना। ठीक है, ये हो जाएगा। एक अगला पॉइंट है नंबर 9, क्वांटम यांत्रिकी में कण की कुल ऊर्जा से संबंधित संकारक को, क्वांटम यांत्रिकी में कण की कुल ऊर्जा से संबंधित संकारक को हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं, जिसे H कैप के द्वारा व्यक्त किया जाता है।
हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं जिसे H कैप के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात H कैप इक्वल टू ये E कैप इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2n प्लस बी कैप। यहां H कैप इक्वल टू क्या है, हैमिल्टोनियन संकारक। H कैप इक्वल टू क्या है यहां पर, हैमिल्टोनियन संकारक। अगला पॉइंट 10 पॉइंट, देखो इसको समझते हैं। 10 पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि हम क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनको विविक्त मानते हैं, डिस्क्रीट मानते हैं। इस तरह से यदि जैसे इसको नाम दे दिया हमने E1, इसको डाल दिया E2, E3, E4, तो कण कोई सी भी एनर्जी स्टेट में हो सकता है, किसी भी ऊर्जा स्तर में हो सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन एटम के लिए आप पहली कक्षा, दूसरी कक्षा इस तरह से मानते हो, तो इस तरह से वो ऊर्जा स्तर है। तो यहाँ पर अगर कण इसमें हुआ तो कण के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है इसमें होगी, मतलब इससे संबंधित तरंग फलन साई होगा। ठीक है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। तो किसी एक ही ऊर्जा के संगत उसमें एक से अधिक तरंग फलन है, जैसे साई 1, साई 2, साई 3, इस तरह से एक ही एनर्जी स्टेट है, उसमें कण के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तरंग फलन साई के द्वारा। और यदि एक ऊर्जा स्तर से संबंधित एक से अधिक तरंग फलन हैं तो इनको बोलते हैं हम अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तर। अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तर मतलब क्या है कि जैसे ये अलग अलग एनर्जी स्टेट हैं, अब इस एनर्जी स्टेट में यदि इससे संबंधित तरंग फलन साई 1 होता है, इसमें साई 2 होता है, साई 3 होता है, ये साई 4 होता। ठीक है, अलग अलग एनर्जी स्टेट में यदि कण होता तो इनसे संबंधित तरंग फलन ये होते, तो इनको बोलते हैं हम यहाँ पर अनपभ्रष्ट ऊर्जा स्तर। क्या बोलते, अनपभ्रष्ट ऊर्जा स्तर, इस तरह से बोलते। लेकिन अगर एक ही ऊर्जा स्तर से संबंधित एक से अधिक तरंग फलन है, जैसे कि साई 1, साई 1 डैश, साई 1 डबल डैश, इस तरह से होते, तो ये सारे के सारे अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तर कहलाते। डीजनरेसी कहलाती है ये अपभ्रष्टता, डीजनरेसी अपभ्रष्टता कहलाती है ये, यदि एक ऊर्जा स्तर के संगत एक से अधिक क्या हो तरंग फलन, और जितने भी होंगे, जैसे यहाँ पर 3 माने हैं हमने, तो ये क्या कहलाएगी, अपभ्रष्टता की कोटि। अपभ्रष्टता की कोटि, अपभ्रष्टता की कोटि वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, जैसे हमने 3 माने हैं तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3, यदि 4 होते तो 4, वो अलग अलग स्थिति में अलग अलग हो सकता है। सेम उसी तरह से जैसे क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या कर रहे थे कि एक डब्बा था, एक बॉक्स था, उस बॉक्स को अनेक हम छोटे छोटे कोष्ठकों से मिलकर बना हुआ मान रहे थे, तो वहां पर हमने एक कोष्ठका को अनेक सह कोष्ठकों से निर्मित माना था। जैसे कि यहाँ पर एक कोष्ठका को हमने 3 कोष्ठकों से निर्मित मान लिया, 3 नहीं 6 हो गई, यहाँ पर 6 कोष्ठकों से निर्मित मान लिया, तो यहाँ पर जो सांख्यिकी भार हो रहा था वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक एनर्जी स्टेट है, वो कितनी एनर्जी स्टेट से मिलकर बनी हुई है, एक तरह से इस तरह से 3 स्टेट से मिलकर बनी हुई है। जैसे इसमें हो गया साई 1, इसमें हो गया साई 1 डैश, इसमें हो गया साई 1 डबल डैश। तो इसका मतलब ये रहा कि एक ऊर्जा स्तर कितने उप ऊर्जा स्तरों से मिलकर बना हुआ है, वो क्या कहलाएंगे, अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तर, और उनकी जो संख्या कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, अपभ्रष्टता की कोटि। तो लिखें इसमें, क्वांटम सांख्यिकी में यदि एक ऊर्जा स्तर से संबंधित, क्वांटम सांख्यिकी में यदि एक ऊर्जा स्तर से संबंधित एक से अधिक तरंग फलन हो, क्वांटम सांख्यिकी में यदि एक ऊर्जा स्तर से संबंधित एक से अधिक तरंग फलन हो, तो इस स्थिति में ऊर्जा स्तर, तो इस स्थिति में ऊर्जा स्तर अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। तो इस स्थिति में ऊर्जा स्तर अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। तथा एक ऊर्जा स्तर के संगत तरंग फलनों की संख्या, तथा एक ऊर्जा स्तर के संगत तरंग फलनों की संख्या अपभ्रष्टता की कोटि कहलाती है। तथा एक ऊर्जा स्तर के संगत तरंग फलनों की संख्या अपभ्रष्टता की कोटि कहलाती है। अगली लाइन से लिखना,
यदि एक ऊर्जा स्तर के संगत केवल एक ही तरंग फलन है तो यदि एक ऊर्जा स्तर के संगत केवल एक ही तरंग फलन है तो इसे अनपभ्रष्ट कहते हैं। एक ही तरंग फलन है तो इसे अनपभ्रष्ट कहते हैं। ब्रैकेट में लिख देना नॉन डीजनरेसी, नॉन लगा देना NON, नॉन डीजनरेसी। ठीक है, इस तरह से ये क्वांटम फिजिक्स की स्टार्टिंग है जस्ट, और इसका यूज जो होगा मेनली जो क्वांटम फिजिक्स है, ये सब कुछ बेसिक था, दोबारा से इसको पढ़ाया जाएगा हालांकि क्वांटम फिजिक्स में, और इसका आगे जो होगा यूटिलाइज पूरा का पूरा जो आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर है BSc थर्ड ईयर में, उसमें होगा। ठीक है, वहां पढ़ेंगे इसको अच्छे से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।